Okay. Good evening, everyone. Welcome to the first class of CMA Final Law. Okay. So आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे आपका CMA फाइनल का लॉ, ठीक है। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि हम ये जो नए बैचेस स्टार्ट करने जा रहे हैं ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे हम लोग KCC में कपिल कॉमर्स क्लासेस में हम फोकस करते हैं आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी पे, ठीक है। अगर आपके कंसेप्ट्स क्लियर है तो ट्रस्ट मी एग्ज़ाम में आपका एक नंबर कोई नहीं रोक पाएगा, बिकॉज फाइनल लेवल की जो आपकी पढ़ाई है CMA फाइनल की, यहाँ पे कंसेप्चुअल क्लैरिटी पे ज़्यादा फोकस करते हैं, ठीक है, रैदर देन जस्ट रटाफिकेशन। लॉ को अक्सर आप लोग एक थ्योरी की तरह ट्रीट करते हो, लेकिन दिस इज़ नॉट थ्योरी, ठीक है। लॉ इज़ अ प्रैक्टिकल सब्जेक्ट और यहाँ पे प्लस पॉइंट क्या आता है आपका कि आपको रटना कम है, समझना ज़्यादा है। ऑलराइट, आपको रटना कम है और आपको समझना ज़्यादा है। ओके, सो व्हाई आई एम इन्वाइटिंग यू टू दिस प्लेटफॉर्म इज कपिल कॉमर्स क्लासेस, इन शॉर्ट वी कॉल इट KCC। यहाँ पे आपको बहुत अच्छे से कंसेप्ट क्लियर करा जाएंगे, फर्स्ट पॉइंट। दूसरी चीज़, वी हैव अ श्योर सक्सेस, ठीक है, वी हैव अ श्योर सक्सेस गारंटी टाइप कि आप ये कोर्स को परचेज करते हो तो आपका कंसेप्चुअल क्लैरिटी फिक्स्ड है, लॉ में आपके नंबर फिक्स्ड हैं, और नॉट ओनली इन लॉ, अदर सब्जेक्ट्स भी आप जो कपिल कॉमर्स क्लासेस से लेते हैं, ठीक है, उसमें आपके लिए बहुत अच्छे बेनिफिट आपको कोर्स में डिज़ाइन करके दिए जाते हैं। जो टीचर्स हैं, जो फैकल्टीज़ हैं, दे ऑलवेज फोकस ऑन योर कंसेप्चुअल क्लैरिटी, ठीक है। आप देख सकते हो यहाँ पे जितने भी हमने ये लगा रखा है हमने वॉलपेपर, ठीक है, दिस इज़ समथिंग जो एक्चुअल रियलिटी है इन बच्चों की, जो भी यहाँ से एल्यूमिनी थे कपिल कॉमर्स क्लासेस के, यहाँ से पढ़कर गए हैं। इनके बहुत अच्छे पैकेजेस लगे हैं, बहुत अच्छे पैकेजेस लगे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो फैकल्टीज़ हैं ये आपको फाइनल, आप जो यहाँ से निकल कर जाने वाले हो, फाइनल आपका जो एग्ज़ाम होगा उसके बाद जो आप एक एज अ पर्सन बन के जाओगे, आप एक कंप्लीट अच्छे और रिस्पॉन्सिबल पर्सन यहाँ से निकल के जाने वाले हो, जो आपको इंडस्ट्री में जैसे रिक्वायरमेंट होती है उस हिसाब से आपको यहाँ पे हम ट्रेन करेंगे। ओके, सो आप देख सकते हो वी हैव मैनी स्टूडेंट्स, कोई एसेंचर में प्लेस्ड हुआ है, कोई जैनपैक्ट में प्लेस्ड हुआ है, कोई वेदांता तक में प्लेस्ड हुआ है, ठीक है। वेदांता में वी हैव निखिल रिजवानी इन वेदांता, ही हैज़ 15 lakhs का पैकेज, ठीक है। तो कंपनी जो पैकेज देती है बच्चों को सिर्फ वो दिखता है, दे डोंट सी द प्रोसेस। तो कपिल कॉमर्स क्लासेस में आपको यहाँ वो प्रोसेस दी जाती है, उस प्रोसेस से आप जब निखर के लास्ट में आते हो तब आप इंडस्ट्री लेवल के लिए तैयार होते हो। ऑलराइट, सो दिस इज़ अ श्योर शॉर्ट बेनिफिट फॉर यू। तो जो जितने भी नए बैचेस हम स्टार्ट कर रहे हैं CMA के, उसके लिए एनरोल कराइए, आपका बहुत बड़ा बेनिफिट होगा। तो ये आपका पूरा का पूरा जो सिलेबस है CMA फाइनल लॉ का, आप खोल सकते हो अपनी किताब में, फर्स्ट पेज जो आपको दिख रहा है कंटेंट्स वाला, वो ये है। नाउ यहाँ पे आपको CMA फाइनल लॉ में जो सिलेबस है वो कैसे डिज़ाइंड है कि जब आप इंडस्ट्री में जाते हो, ठीक है, इंडस्ट्री में जब आपकी प्लेसमेंट होती है किसी भी कंपनी में, तो वहाँ पे आप एज अ CMA जब जॉब करते हो तो आपको इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। कुछ भी इम्प्रैक्टिकेबल नहीं है यहाँ पे जो आपके काम नहीं आएगा, सब कुछ वही है जो एक्चुअल में आपके काम आता है। फॉर एग्जाम्पल वी हैव कंपनीज एक्ट, मॉड्यूल 1 में आप कंपनीज एक्ट के बारे में पढ़ोगे। कंपनीज एक्ट में आपने वैसे तो अपने पुराने लेवल पे भी पढ़ा होगा, इंटर लेवल पे आपने कंपनीज एक्ट को पढ़ा होगा। कंपनीज एक्ट में कुछ कुछ नए चैप्टर्स आपको देखने को यहाँ पे मिलेंगे, क्योंकि ये जो चैप्टर्स हैं, फॉर एग्जांपल 1.5 से लेके 1.9 तक, ये इंटर लेवल पे जनरली आपको इंट्रोड्यूस नहीं कराए जाते, लेकिन ये जो चैप्टर्स हैं ये बहुत इंटरेस्टिंग है। ये इनको पढ़ने में आपको एक तो मज़ा बहुत आने वाला है, क्योंकि ये सब कुछ क्या है, कंसेप्चुअल है, कुछ भी रटना नहीं है, और यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है आपको, सिर्फ रटने से यहाँ पे काम नहीं चलता, कंसेप्चुअल क्लैरिटी आपको चाहिए। तो जितने भी बच्चे यहाँ पे सेल्फ स्टडी करते हैं या जितने भी बच्चे सोचते हैं कि जस्ट रीडिंग ऑफ द बुक से काम चल जाएगा, ऐसा नहीं होता है, आपको यहाँ पे दिमाग लगा के सोचनी पड़ेंगी चीज़ें थोड़ी सी। देन वी हैव मॉड्यूल 2।
इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016, आज की डेट में ये चैप्टर पढ़ना बहुत ज़रूरी हो गया है। इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड, आजकल जिस तरीके से फास्ट पेस पे आपकी कोई कंपनी बन रही है, कोई कंपनी गिर रही है, इंसॉल्वेंट हो रहे हैं लोग। इंसॉल्वेंट को हम बोल सकते हैं लोकल लैंग्वेज में दिवालिया होना, ठीक है, बेटर समझ में आएगा। दिवालिया हो जाती हैं कंपनियां या इंडिविजुअल्स, उनके ऊपर ये आईबीसी कोड लगता है। तो आज की डेट में इसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। फिर एक कंपनी चलती कैसे है, उसका कॉर्पोरेट गवर्नेंस कैसे होता है, क्या गारंटी है कि कंपनी के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो सही हैं, ये आपको पढ़ने को मिलेगा मॉड्यूल 3 में। दैट इज योर कॉर्पोरेट गवर्नेंस, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी, ठीक है। ये भी पढ़ना आपके लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि कंपनी की आपको हर तरीके से नॉलेज होनी चाहिए। इकोनॉमिक लॉज, फिर आपका एक तो है कॉर्पोरेट लॉ और एक है इकोनॉमिक लॉ, ठीक है। अदर लॉज में, इकोनॉमिक लॉज में क्या क्या पढ़ोगे? सेबी लॉज एंड रेगुलेशन, सेबी के जो आप लॉज पढ़ते हो, आपका सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जो लिस्टेड कंपनीज पे लगता है आपके, उस लॉ के बारे में अपन पढ़ेंगे। देन वी हैव कॉम्पिटिशन एक्ट। कॉम्पिटिशन एक्ट, दो कंपनीज आपस में एक दूसरे के साथ मर्ज हो रही हैं तो इससे कस्टमर्स का नुकसान ना हो, इस मर्जर से मोनोपोली ना हो जाए, एक इंडिविजुअल सेलर सबसे बड़ा ना हो जाए मार्केट में, वो ना हो जाए, इसीलिए कॉम्पिटिशन एक्ट को इंट्रोड्यूस किया। ये भी आपके लिए पढ़ना बहुत ज़रूरी है। देन वी हैव फेमा, वेरी इंपॉर्टेंट, फॉरेन एक्सचेंज एंड मैनेजमेंट एक्ट। फॉरेन एक्सचेंज में आजकल हर कंपनी डील करती है। किसी कंपनी में जॉब लगी तुम्हारी तो वहाँ पे वो कंपनी जो है एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम करती है, फॉरेन के क्लाइंट्स हैं उसके, फॉरेन के लोगों को अपनी सर्विसेज या गुड्स देती है। तो जो फॉरेन एक्सचेंज के ऊपर जो रूल्स एंड रेगुलेशन है करेंसी, फॉरेन करेंसी के, वो भी तो पता होने चाहिए आपको कि कंपनी ठीक से चल रही है या नहीं चल रही है रिगार्डिंग द मैटर ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। उसके लिए ये चैप्टर इंट्रोड्यूस करवाया गया। ये नॉलेज भी आपको कंपनी के बारे में होनी बहुत ज़रूरी है। लॉज एंड रेगुलेशन रिलेटेड टू बैंकिंग सेक्टर, बैंक्स में जो आपका रेगुलेशन है, बैंक्स कैसे रेगुलेट होते हैं, डे टू डे वर्किंग एक बैंक की क्या होती है, बैंक पे थोड़ा स्पेशल एम्फेसिस डाला जाता है क्योंकि नॉर्मल कंपनी से थोड़ा अलग फंक्शन होता है इनका, इसीलिए बैंक्स के पूरे रेगुलेशंस को अलग ही चैप्टर में डाल दिया गया। देन वी हैव इंश्योरेंस सेक्टर। इंश्योरेंस सेक्टर जो थोड़ा सा आपको हटके लगता है बाकी चैप्टरों से। इंश्योरेंस सेक्टर जो होता है, आप कहीं पे इंश्योरेंस कराते हो ना, मोटर बाइक्स का जो आपका इंश्योरेंस कराते हो, तो उसमें आपको पता भी है कि जो इंश्योरेंस कंपनीज होती हैं वो कैसे काम करती हैं। ये सब आप पढ़ोगे, लॉज एंड रेगुलेशंस रिलेटेड टू इंश्योरेंस सेक्टर। इंश्योरेंस में जो काम करती हैं कंपनीज, उनसे रिलेटेड आप लॉज पढ़ोगे। एमएसएमई, आपके माइक्रो, स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेस जो होती हैं, एमएसएमई आपने काफ़ी बार सुना होगा, एमएसएमई एक्ट, एमएसएमई कंपनीज। तो ये जो कंपनीज हैं आजकल इंडिया में इन पे बहुत फोकस करने लग गए हैं। हमारे जो मोदी जी हैं या हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट कह सकते हो, आजकल इनका जो फोकस है एमएसएमई सेक्टर पे थोड़ा ज़्यादा है क्योंकि जो नीचे वाली कंपनीज हैं उनको ऊपर लेकर आना, दिस इज़ व्हाट इज़ एक्चुअल ग्रोथ। तो नीचे वाली जो कंपनीज हैं, छोटी कंपनीज, उनको बड़े स्तर तक लेकर आना, ये एमएसएमई सेक्टर का काम है। तो इसको पढ़ना आपका मॉड्यूल 9 में होगा। देन वी हैव साइबर सिक्योरिटी एंड डेटा प्राइवेसी का चैप्टर। जब आजकल सब कुछ ऑटोमेटेड होता है, आजकल सब कुछ कंप्यूटराइज्ड फॉर्म में होता है, इंटरनेट इज़ एवरीथिंग। एक दिन आपका फ़ोन के बिना आपके दिन रात नहीं कटने वाले, तो वैसे ही कंपनी का भी आजकल सब कुछ कंप्यूटर पे होता है। तो उस केस में सिक्योरिटी होनी ज़रूरी है कि नहीं है, सिक्योरिटी होनी ज़रूरी है कि नहीं है, डेटा का प्रोटेक्शन, डेटा को सही तरीके से सिक्योर रखना वो ज़रूरी है कि नहीं है, वो आप पढ़ोगे मॉड्यूल 10 में। देन वी हैव मॉड्यूल 11, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग। मनी लॉन्ड्रिंग का काम करते हैं बहुत लोग, ये पैसे जो घुमाकर आपने देखा होगा ब्लैक मनी को वाइट मनी में कन्वर्ट कैसे करते हैं, ये सब आप पढ़ोगे इसमें, ठीक है, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग वाले एक्ट में, कि किस तरह लोग ब्लैक मनी को वाइट मनी में कन्वर्ट कर देते हैं और किसी को कानो कार खबर नहीं होती कि ये पैसा तो एक्चुअल में ब्लैक मनी था, इलीगल मनी था। ऑलराइट, तो दीज आर योर 11 मॉड्यूल्स जो आप पढ़ने वाले हो यहाँ पे, कॉर्पोरेट लॉ से रिलेटेड और अदर लॉ से रिलेटेड। लेट्स स्टार्ट अवर सेक्शन ए, कॉर्पोरेट लॉ। कॉर्पोरेट लॉ, नाउ कॉर्पोरेट लॉ में
आपके पास एक प्लस पॉइंट है कि आप कुछ भी यहाँ पे नया नहीं पढ़ने वाले हो, आपको कुछ ना कुछ पहले से बताकर रखा होगा। इंटर में या फाउंडेशन में जो भी आपने लॉ पढ़ी है, पहले से आपको कंपनी के बारे में कुछ ना कुछ नॉलेज होगी यहाँ पे। तो इसीलिए यहाँ पे हल्का सा हायर लेवल कहाँ होगा, इन चैप्टर्स में 1.5 से लेके 1.9 वाली जो यूनिट्स हैं, यहाँ पे थोड़ा सा हायर लेवल जाएगा। अदरवाइज एवरीथिंग इज ऑलरेडी यू नो, पढ़ के आ चुके हो पहले से ही। ओके, so let's start with our very first chapter of corporate law, your Companies Act 2013। इंट्रोडक्शन है कंपनीज एक्ट 2013 का। कंपनीज के ऊपर जो एक्ट लगता है वो क्या लगता है, कंपनीज एक्ट। कंपनीज एक्ट कभी सोचा है कि जब कंपनीज एक्ट 2013 नहीं था तब कौन सा लॉ था, तब कौन सा लॉ था? तो उस केस में यहाँ पे इंट्रोडक्शन में आपको ये सब चीज़ें बताई गई हैं कि आपका जो कंपनीज एक्ट है 2013 वाला, इससे पहले आपके कौन कौन से एक्ट चलते थे। स्क्रीन को थोड़ा ब्लैक कर दिया, आपको इजीली दिख जाएगा, ठीक है। ओके, सो हम क्या बात कर रहे थे कि कंपनीज एक्ट 2013, ये तो सबने सुना है कंपनीज एक्ट 2013, पर 2013 से पहले का क्या सीन था ये आपको इंट्रोडक्शन में बताया जाएगा। तो कंपनीज एक्ट 2013 से जस्ट पहले जो आपका आया था एक्ट, वो था कंपनीज एक्ट 1956। कंपनीज एक्ट 1956, और उससे पहले, उसके बाद क्या आया अपना, अभी जो करंटली चल रहा है कंपनीज एक्ट 2013 वाला। इससे भी पहले एक एक्ट था, इससे भी पहले एक एक्ट था विच वॉज कंपनीज एक्ट 1913, 1913, ठीक है। तो 2013, 1956 और 1913, ये तुम्हारी पूरी लेगेसी चलती है, ये कंपनीज एक्ट ही। तो द वेरी फर्स्ट एक्ट जो कंपनीज को चलाने के लिए बनाया गया था, जिसमें कंपनीज के रनिंग के, कंपनी कैसे चलेगी उसकी आपको रूल्स एंड रेगुलेशंस बताए गए थे, दिस वॉज योर कंपनीज एक्ट 1913। उसके बाद क्या आया, 1956 आया, 1956, एंड देन वी हैव करेंटली रनिंग कंपनीज एक्ट 2013। आगे देखते हैं। कंपनीज एक्ट 1956 जो आपका है, कौन सा वाला, 1956 वाला, इसने इंडिया के साथ सबसे ज़्यादा वक्त बिताया हुआ है, इसने इंडिया की ग्रोथ में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया हुआ है। ये जो एक्ट था 1956 वाला, ये उस दौरान बनने की कोशिश की गई थी जब आपका 1949 में इंडिया इंडिपेंडेंस के लिए लड़ रहा था। जब 1949 में इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ, उसके बाद 1956 में आपका ये वाला लॉ आया। तो इस पर काफ़ी कुछ काम किया गया इंडिपेंडेंस के बाद, जब एक्चुअल में इंडिया की ग्रोथ स्टार्ट हुई थी। इसीलिए इंडिया की ग्रोथ में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट किसी एक्ट ने किया है तो 1956 वाले ने किया है। 2013 तो इन्हीं लोगों का एक्सटेंशन है, 1913 वाला, फिर 1956 वाला, इन्हीं का एक एक्सटेंशन है 2013 वाला। तो सबसे ज़्यादा काम तो किया गया 1913 वाले में। उसके बाद 1956 वाले में इंडिपेंडेंस को पॉइंट ऑफ व्यू में रख के उसको और मॉडिफाई किया गया, उसको और पकाया गया कि और क्या अब कंपनीज को अपन यहाँ पे रूल्स लगा सकते हैं, कंपनीज पे उनकी रनिंग कैसे प्रॉपर कर सकते हैं। फिर आपका 2013 वाला आया कि जैसे जैसे आपका वर्ल्ड मॉडर्न होता जा रहा है, उस हिसाब से कंपनीज को भी, कंपनीज की जो रनिंग है उसको भी मॉडर्नाइज करने की कोशिश की गई। वो अब मॉडर्न वाला जो आपका एक्ट चल रहा है 2013 चल रहा है, जो अपन पढ़ने वाले हैं। अब 2013 पढ़ेंगे अपन, ठीक है। जो बीत गए सो बीत गए, अब अपन पढ़ेंगे 2013। तो जो मैंने आपको बताया है, कुछ कुछ आपको बातें यहाँ पे मिल जाएंगी। कंपनीज एक्ट 1913 was the first structured law on the company form of organization।
ऑर्गेनाइजेशन बहुत तरीके की होती हैं, देखो जो आपकी एंटिटीज होती हैं, एंटिटीज या फिर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, एंटिटीज कह लो या ऑर्गेनाइजेशन कह लो या इंस्टीट्यूशन कह लो, बहुत तरीके की इंस्टीट्यूशन होते हैं, एंटिटी है, ये केसीसी है, ये भी एक एंटिटी है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक इंस्टीट्यूशन है, ठीक है। लेकिन कंपनी वो कब बनेगा, दिस इज अ वेरी बेसिक थिंग, हो सकता है आपने इंटर पे पढ़ा हो, लेकिन फिर भी मैं ये मान के पढ़ाऊंगी कि आपको कुछ नहीं पता है, आप पहले से कंपनीज एक्ट के बारे में कुछ नहीं जानते हो। एंटिटी या ऑर्गेनाइजेशन जो भी है आपका, कंपनी कब बनेगा, व्हेन विल इट बिकम अ कंपनी। कंपनी और एंटिटी में क्या डिफरेंस होता है डिफरेंस मेन ये होता है सॉरी, जो आपकी एंटिटी होती है या ऑर्गेनाइजेशन होती है, जब ये कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड होगी, जब ये कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड होगी तब ये कंपनी कहलाती है, तब हम बोलेंगे कि ये एंटिटी तो कंपनी है। तो हर एंटिटी को आप कंपनी नहीं बोल सकते, एवरी कंपनी इज एन एंटिटी, लेकिन नॉट एवरी एंटिटी इज अ कंपनी। हर एंटिटी को कंपनी आप नहीं कह सकते, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि हर एंटिटी कंपनीज एक्ट में ही रजिस्टर्ड हो। तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या एंटिटी जब कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड होता है तब वो बनता है कंपनी। अब कंपनी एक्ट, जो यहाँ पे मैंने वर्ड यूज किया कंपनीज एक्ट, कंपनीज एक्ट ये कंपनीज एक्ट कौन सा लेंगे, 2013 वाला भी चल रहा है ना, तो 2013 वाले में होना चाहिए, 1956 वाले में होना चाहिए या 1913 वाले में होना चाहिए, किस में रजिस्टर्ड होगा तो कंपनी मानेंगे। तो लॉ क्या कहता है, लॉ में जो कंपनी की डेफिनेशन दे रखी है, आपके कंपनीज एक्ट में जो कंपनी की डेफिनेशन दे रखी है, वो क्या बोल रखी है कि आपको कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड होना है। ये कंपनीज एक्ट या तो दिस कंपनीज एक्ट, दिस एक्ट यानी 2013 वाला, 2013 वाले की बात कर रहे हैं, या फिर एनी प्रीवियस कंपनी लॉ। प्रीवियस कंपनी लॉ में क्या था, अभी मैंने आपको बताया 1956 वाला एक था, और एक क्या था उससे पहले 1913 वाला। तो या तो आप 2013 वाले में रजिस्टर करवाओ अपनी एंटिटी को या ऑर्गेनाइजेशन को, तब कंपनी बनोगे, या फिर पहले अगर इनमें करा रखा होगा तो भी वो कंपनी ही माना जाएगा। समझ में आया कंपनी क्या होती है। तो कंपनी इज एनी एंटिटी या फिर ऑर्गेनाइजेशन विच इज रजिस्टर्ड आइदर इन दिस एक्ट और एनी प्रीवियस कंपनी लॉ। समझ में आया। तो यहाँ पे आपको स्टार्टिंग से इन्होंने कंपनी की डेफिनेशन नहीं बताई आपको, क्योंकि दे आर अज्यूमिंग कि हो सकता है आपको पहले से पता हो, लेकिन जब आप पढ़ोगे कंपनीज एक्ट नॉर्मल तरीके से, बेयर एक्ट जब पढ़ोगे उसमें आपको कंपनी की डेफिनेशन ये मिलेगी, ठीक है, आइदर इन दिस एक्ट और प्रीवियस कंपनी लॉ, बस वही है कंपनी की आपकी डेफिनेशन। तो हम पढ़ रहे थे, थोड़ा हिस्ट्री में जा रहे थे अपन कंपनीज एक्ट के, क्योंकि किसी भी चीज़ को आज देखने के लिए उसमें इंटरेस्ट कब आएगा, जब उसका बैकग्राउंड समझना शुरू करो, ठीक है। कंपनीज एक्ट 1913 सबसे पहला स्ट्रक्चर्ड लॉ आया था जो कंपनीज के लिए बना था। सबसे पहला लॉ जो कंपनीज पे आया था वो आया था 1913 वाला। सम ऑफ द कंसेप्ट्स ऑफ द 1913 एक्ट आर स्टिल प्रेजेंट इन 2013 एक्ट। मैंने क्या बोला, 2013 वाला जो एक्ट है ये पिछले वाले एक्ट्स का ही एक एक्सटेंशन है, कुछ चीज़ें वहाँ से ली गई हैं, कुछ चीज़ें नई ऐड की गई हैं, तब बना आपका 2013 वाला एक्ट। तो इन्होंने वही बोला है कि कुछ चीज़ें तो आज भी ऐसी हैं जो 1913 वाले एक्ट की आज तक प्रेजेंट है, क्योंकि वो बेसिक चीज़ें होंगी, उनमें कोई चेंज नहीं हुआ होगा ज़माने के हिसाब से। ये एक्ट आपका 1956 तक चला, 1913 वाला 1956 तक चला। 1956 में नया एक्ट बना, उसमें कुछ और चीज़ें ऐड की गई, क्योंकि अब इंडिपेंडेंस हो चुका था इंडिया का, तो उसके बाद आपको नई चीज़ें ऐड करनी पड़ेंगी इंडिपेंडेंस के हिसाब से, ठीक है। तो इंडिपेंडेंट इंडिया का जो पहला बना था कंपनीज एक्ट वो बना था 1956 वाला, क्योंकि इंडिपेंडेंस हुआ था 1949 में।
ये सबसे इवेंटफुल ईयर्स थे इंडिया के सबसे ग्रोथ वाले जो साल थे ना वो 1956 ने देखे हैं, क्योंकि इंडिपेंडेंस के बाद ही एक्चुअल ग्रोथ इंडिया का स्टार्ट हुआ था, तो वो सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया 1956 वाले ने। उसके बाद नए नए अटेम्प्ट्स लाए गए और फाइनली आपका 2013 में एक नया एक्ट बना मॉडर्न इंडिया, मॉडर्न वर्ल्ड के हिसाब से। अब आते हैं अपन कंपनीज एक्ट की आज की बात पे, ठीक है। दिस वाज ऑल अबाउट योर हिस्ट्री। ये हिस्ट्री है। एट प्रेजेंट क्या हो रहा है कंपनीज एक्ट में, एट प्रेजेंट क्या हो रहा है देखो। कंपनीज एक्ट में टोटल 29 चैप्टर्स हैं, 29 चैप्टर हैं पूरे कंपनीज एक्ट में, ठीक है। पूरे के पूरा एक साथ आपको नहीं पढ़ाया जाता फाइनल लेवल पे, कुछ आप पहले पढ़ के आ चुके हैं, कुछ आप अब पढ़ रहे हो और कुछ आपके कोर्स के बाहर होता है। तो पूरे 29 चैप्टर्स आपको नहीं पढ़ाए जाते। हेलो, क्या मैं कॉल रही हूँ आफ्टर सम टाइम, है ना। आई एम बिजी ना बेटा, आई कॉल यू आफ्टर सम टाइम। ऑलराइट। तो 1913 वाला जो आपका नॉट 1913, अभी जो 2013 वाली बात हो रही है, 2013 पे आते हैं अपन, ठीक है। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। 2013 में 29 चैप्टर्स आपके एट प्रेजेंट कंपनीज एक्ट में अभी हैं। 470 सेक्शंस हैं। कितने? 470 सेक्शंस, 470 सेक्शंस आपके हैं और 7 शेड्यूल्स हैं, 7 शेड्यूल्स हैं। तो मैं यहाँ लिख सकती हूँ 29 चैप्टर, 470 सेक्शंस प्लस 7 शेड्यूल्स। मैम शेड्यूल्स क्या होते हैं? शेड्यूल 3 सुना है? कभी सुना होगा अकाउंट्स पढ़ते टाइम 11th-12th क्लास में, कहीं भी सुना तो होगा ना, कि अपन जो बैलेंस शीट बनाते हैं वो शेड्यूल 3 के हिसाब से बनाते हैं। आई एम श्योर आपने अपने इंटर लेवल पे पढ़ा होगा, या तो ऑडिट में पढ़ा होगा या फिर अकाउंट्स में पढ़ा होगा। शेड्यूल 3 उसके हिसाब से अपन बनाते हैं, कंपनीज एक्ट का जो शेड्यूल 3 है उसके हिसाब से बैलेंस शीट और P&L अकाउंट अपन बनाते हैं, ठीक है। तो वैसे ही आपके 7 शेड्यूल होते हैं, 7 शेड्यूल्स। जैसे कि शेड्यूल 3 जो है, शेड्यूल 3, दिस इज नॉट रिटन लाइक 3, ऐसे नहीं लिखते इसको लिखते हैं अपन ऐसे, वो आपके रोमन नंबर होते हैं ना, ये शेड्यूल 3। ये आपका किसके था? आपका बैलेंस शीट जो आप बनाते हो वो इसी हिसाब से बनाते हो। और एक और शेड्यूल पढ़ा होगा, इफ़ यू रिमेंबर, शेड्यूल 2। शेड्यूल 2 में क्या देखा था? शेड्यूल 2 में डेप्रिसिएशन देखा था, डेप्रिसिएशन, कि कंपनीज एक्ट के हिसाब से डेप्रिसिएशन कैसे लगता है, ये आपको शेड्यूल 2 बताता है कंपनीज एक्ट का। ऐसे ही करके 7 शेड्यूल है टोटल कंपनीज एक्ट में। ये 7 शेड्यूल्स अलग अलग इन्फॉर्मेशन आपको बताते हैं। कोई भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन होती है जो सेक्शंस में नहीं दी है, रूल्स में नहीं दी है, तो अलग से एक शेड्यूल निकाल के आपको बता देते हैं। समझ में आया? ये होते हैं आपके शेड्यूल्स। तो इस तरीके से आपका ये पूरा क्रक्स है एट प्रेजेंट। 29 चैप्टर, 470 सेक्शंस प्लस आपके 7 शेड्यूल्स हैं टोटल। अब ये अपन किसकी बात कर रहे हैं? अभी वाले की, प्रेजेंट वाले की, 2013 वाले की। लेकिन जो पहले वाला आपका था ना, 1913 वाला, 1956 वाला, उनमें अलग था, उनमें ऐसा नहीं था, ठीक है। वैसे तो इट इज़ नॉट सो इम्पॉर्टेंट, पर बुक में दिया है तो देख लेते हैं। 658 आपके सेक्शंस थे, ठीक है, 658 सेक्शन थे। 1956 वाले की बात हो रही है। 1956 में आपके 658 सेक्शंस थे, 13 पार्ट्स भी थे उसमें, 13 पार्ट थे, 13 हिस्से कर रखे थे पूरे एक्ट के, और आपको 15 शेड्यूल उसमें बनाकर दे रखे थे, ठीक है। 15 शेड्यूल्स आपको बनाकर दे रखे थे। कुछ सेक्शंस किसी डेट पे आए, कुछ सेक्शन उसके बाद आए। हिस्ट्री है, हिस्ट्री में आपको फर्स्ट वाला पैराग्राफ इनफ था, वही आपके एग्जाम के लिए, आपके लिए काफ़ी है। दिस वन इज नॉट सो इम्पॉर्टेंट, हमको तो आज से ज़्यादा मतलब है। हिस्ट्री अपन ने जान ली थोड़ी बहुत बैकग्राउंड, 1956 में चले गए, 1913 में चले गए, अब 2013 में आ जाओ लौट कर, ठीक है। देखो अब कंपनीज एक्ट 2013, इसमें क्या क्या है, क्या क्या पढ़ते हैं अपन इसमें, क्यों बना ये कंपनीज एक्ट?
तो देखो कंपनीज एक्ट 2013 consolidates and amends the law relating to the companies in India and replaces the Companies Act 1956 in phases which is 56 year old. अब इतना पुराना एक्ट है 1956 वाला, उसको आज लगाना तुमको लगता है ये लॉजिकल होगा? आज कितना कुछ बदल चुका है, आजकल सब कुछ कंप्यूटराइज्ड फॉर्म में होता है, आजकल बही खाते नहीं बनते, सॉफ्टवेयर होते हैं, टैली होता है, ओरेकल होता है, सैप होता है, तो ज़माना बहुत आगे बढ़ चुका है अब, तो पुराने वाले एक्ट नहीं लगा सकते थे, इसीलिए 2013 वाले को लगाना आज के ज़माने में ज़रूरी है। इसमें पूरे के पूरे आपके लॉ है रिलेटिंग टू कंपनीज इन इंडिया। इंडिया में जितनी भी कंपनीज हैं, उनके ऊपर कंपनीज एक्ट 2013 प्रिवेल करता है। उनको अपने रूल्स रेगुलेशंस, अपने डे टू डे वर्किंग करते टाइम कौन सा एक्ट ध्यान में रख के चलना पड़ेगा? कंपनीज एक्ट 2013। आगे देखो, अब ये जो अपना एक्ट है, नया वाला एक्ट 1913 वाला, नॉट 1913, 2013 वाला जो नया एक्ट है, इसमें कुछ ऐसी चीज़ें आई हैं जो पिछले वाले एक्ट्स में नहीं थी, और ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें आई हैं। जब इनका कंसेप्ट समझोगे ना एक्चुअल में क्लास में, तब तुमको समझ में आएगा कि कितने ज़रूरी थे ये कंसेप्ट आने, और कितने लॉजिकल कंसेप्ट हैं ये। तो कुछ नए कंसेप्ट की बात करेंगे जो अब कंपनीज एक्ट 2013 में अपने देखने को मिलेंगे, जो पहले के एक्ट्स में नहीं था। द फर्स्ट इज योर ड्यूटीज एंड लाइबिलिटीज ऑफ डायरेक्टर्स या फिर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। आने वाले कुछ चैप्टर्स में डायरेक्टर्स का एक चैप्टर इंट्रोड्यूस करवाया गया है आपके सिलेबस में, जो मैंने आपको ऊपर रीड करवाया था। तो वो जो सिलेबस में आपको चैप्टर्स बताया गया, वो डायरेक्टर और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के बारे में है। क्या होता है सब पढ़ेंगे, जब टॉपिक आएगा सब अच्छे से पढ़ेंगे। फिलहाल इतना याद रखो, डायरेक्टर जो होता है कंपनी की डिसीजन मेकिंग करता है। डी फॉर डायरेक्टर, डी फॉर डिसीजन मेकिंग्स। तो कंपनी में जो इंपॉर्टेंट जो आपके डे टू डे डिसीजंस होते हैं, इंपॉर्टेंट वाले, ठीक है, छोटे मोटे नहीं, इंपॉर्टेंट वाले डिसीजंस, ये सब डायरेक्टर्स लेते हैं। इनको कलेक्टिवली कहते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। सुना होगा ना कभी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर? तो डायरेक्टर्स को इकट्ठे कर लो तो उसको बीओडी कहते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। देन वी हैव इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होता तो बहुत इन डेप्थ कंसेप्ट है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जब आएगा तब समझेंगे। फिलहाल के लिए इतना याद रखो, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर वो डायरेक्टर है जिसका कंपनी से कोई लिंक नहीं है। कंपनी से कोई लिंक नहीं है, कंपनी का कोई शेयर होल्डर नहीं है, कंपनी का कोई डायरेक्टर नहीं है और कभी था भी नहीं, कंपनी का कोई प्रमोटर नहीं है और कभी था भी नहीं, ठीक है। तो उसका आगे पीछे कंपनी से कोई लिंक नहीं है, तभी तो इंडिपेंडेंट हो गए भाई, तभी तो इंडिपेंडेंट हो गए, वरना तो तुम कंपनी के जान पहचान वाले हो। तो ऐसा डायरेक्टर जिसका कंपनी से कोई जान पहचान ना हो, वो होता है आईडी, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। पहले ये कॉन्सेप्ट्स नहीं थे, क्योंकि पहले इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रखना भी मैंडेटरी नहीं था पहले के ज़माने में, लेकिन अब इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रखना लिस्टेड कंपनीज के लिए ज़रूरी है, और बाकी कंपनीज को किसको ज़रूरी है किसको नहीं है, ये जब इसका चैप्टर आएगा तब पढ़ेंगे, ठीक है। तो जब बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं उनको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रखने पड़ते हैं। ये कंसेप्ट्स पहले नहीं थे, अब इनको ला दिया गया। इनके रूल्स रेगुलेशंस, इनकी ड्यूटी क्या है, जिम्मेदारियाँ क्या हैं इनकी, वो अब अपन नया कंपनीज एक्ट में डाला। ऑडिटर का रोटेशन, ऑडिटर का रोटेशन आई होप आपने अपने सीएमए इंटर में पढ़ा होगा, ये ऑडिट में आता है आपके। तो सीएमए इंटर की ऑडिट में ऑडिटर की रोटेशन के बारे में तुम पढ़ते हो, अगर तुमको याद आ रहा हो, सेक्शन 139 था आई थिंक, ओके लीव इट, जो भी आपका सेक्शन था आप देख लेना उसको। ये जो था ऑडिटर का रोटेशन, इसमें क्या था, आपका कोई ऑडिटर है सेम कंपनी की ऑडिट करता रहे, ज़िंदगी भर ऑडिट करेगा क्या सेम कंपनी की? नहीं। क्यों नहीं करेगा सेम कंपनी की ऑडिट ज़िंदगी भर? क्योंकि यहाँ पे इंडिपेंडेंस वाला फैक्टर आता है, ठीक है। जितना जल्दी हो सके ऑडिटर को रोटेट करवाने की कोशिश करो, ताकि आपकी कंपनी से फ्रेंडशिप ना हो, आपकी कंपनी से फैमिलियरिटी ना हो, आप उसके जान पहचान के आदमी ना बन जाओ। कुल मिला के बात ये है। ये कंसेप्ट पहले कहाँ थे, पिछले वाले एक्ट्स में नहीं थे ये अब तुम्हारे नए वाले कंपनीज एक्ट में डाले गए हैं। देन वी हैव इस्टेब्लिशमेंट ऑफ SFIO, वेरी इंपॉर्टेंट। SFIO का कंसेप्ट पहले नहीं था, अब लाया गया है SFIO, सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस, ठीक है, सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस। ये क्या होता है, तुम्हारा एक चैप्टर पढ़ोगे इन्वेस्टिगेशन का। कौन सा चैप्टर पढ़ोगे? इन्वेस्टिगेशन। भाई कंपनी पे इन्वेस्टिगेशन होती है, सुना होगा। जो लोग न्यूज़पेपर डेली पढ़ते हैं ना, उनको थोड़ा बहुत
नॉलेज होगा कि आजकल कंपनीज पे कितनी तरीके के छापे पड़ते हैं, इन्वेस्टिगेशंस होती हैं कि तुमने पैसा इधर उधर किया, तुमने किसी कंपनी से लोन लिया और चुकाया नहीं, ये सब तरीके की इन्वेस्टिगेशंस आजकल कंपनी पे होती हैं। तो ये जितनी भी इन्वेस्टिगेशन है इसको देख रेख करने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया है SFIO। अगर कोई कंपनी सीरियस फ्रॉड में इन्वॉल्व होती है तो उसकी जो इन्वेस्टिगेशन होती है वो SFIO करता है। इन डेप्थ में जब चैप्टर आएगा तब बताएंगे। SFIO सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस। फिर तुम्हारा आता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ NFRA। NFRA तो सबको पता होगा, ये तुमने पढ़ा भी था अपने इंटर लेवल पे, फिर भी मैं बताऊंगी, जिनको नॉलेज नहीं हो उनको भी हो जाएगी। NFRA नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी। NFRA क्या होता है? AS जो तुम पढ़ते हो अपने इंटर लेवल पे पढ़ते हो या फाइनल लेवल पे पढ़ते हो, AS अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, या फिर ऑडिट में जो तुम स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग पढ़ते हो, स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, ये दोनों चीज़ें कौन बनाता है, कौन अप्रूव करता है कि हाँ ये एकदम बेस्ट ऐसे है, ये तो कंपनीज पे लगना ही लगना चाहिए, ये चीज़ें आपको NFRA बताता है। कौन बताता है? NFRA। तो NFRA के लिए आप लिख सकते हो ये एसेज प्लस AS बनाने में हेल्प करता है। एसेज मतलब स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग और AS मतलब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। तो इनको जो अप्रूव करके देता है ये कौन देता है? NFRA। ये पहले नहीं था, ये रिसेंटली आया है, आई थिंक ये 2018 में आया है NFRA, ठीक है। तो ये है तुम्हारा NFRA का कंसेप्ट। देन वी हैव क्लास सूट एक्शन। क्लास सूट एक्शन, जब इन्वेस्टिगेशन वाले चैप्टर पढ़ोगे, इन्वेस्टिगेशन वाला चैप्टर पढ़ोगे, या फिर आप कह सकते हो कि जब तुम ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट वाला चैप्टर पढ़ोगे, वो भी हल्का फुल्का इन्वेस्टिगेशन से ही रिलेटेड है। कौन सा चैप्टर? ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट। ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट, मिसमैनेजमेंट, ये चैप्टर में तुमको एक क्लास सूट एक्शन बताया जाएगा। नाम से लग रहा है क्लास सूट एक्शन, मतलब सारे इकट्ठे हो जाओ, सारे इकट्ठे हो जाओ और कंपनी पे धावा बोल दो। कंपनी पे क्या कर दो? कंपनी पे एक तरीके से केस कर दो, कंपनी पे केस कर दो, इन्वेस्टिगेशन के लिए बोल दो कंपनी पे। कहते हैं ना दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, तो जितने भी लोगों को कंपनी से प्रॉब्लम होती है सब मिल जाते हैं और इकट्ठे कंपनी पे केस कर देते हैं। कोई एक आदमी सबको रिप्रेजेंट करेगा, सबको। ओ माय गॉड पिक्चर देखी थी? ओ माय गॉड पिक्चर में क्या होता है? भगवान के खिलाफ एक केस करता है परेश रावल, ठीक है, इट वॉज अ गुड मूवी। तो वहाँ पे जितने भी लोगों को भगवान से प्रॉब्लम होती है, वैसे तो आधे लोगों को दुनिया में भगवान से प्रॉब्लम है, तो जितने भी लोगों को भगवान से प्रॉब्लम होती है सब आते हैं अपना केस लेकर कि आप हमारे लिए भी लड़ो, हमारे लिए भी लड़ो। तो वो क्या था? वो क्लास एक्शन था, क्लास सूट एक्शन था। एक आदमी लड़ एक आदमी रहा है, लेकिन उसमें जीत कितने लोगों की होगी या हार कितने लोगों की होगी वो डिपेंड करता है कितने लोग उसके साथ पीछे खड़े हुए हैं, ठीक है। तो सब लोग मिलके उसको बोल रहे हैं कि आप तो केस करो, ठीक है। कुल मिला के वो है किसी और के कंधे पे बंदूक रख के चलाना, ठीक है। एक आदमी को सेलेक्ट करो, उसको बलि का बकरा बनाओ, उसको बोलो तुम करो केस फाइल, हम तुम्हारे साथ खड़े हैं ना, हमारा केस तुम लड़ो, ठीक है। दिस इज क्लास सूट एक्शन। ये पहले नहीं था। क्यों तुमको इतना यहाँ पे टाइम स्पेंड कर रही हूँ मैं? ताकि तुमको ये नहीं लगे कि ये क्या नई नई चीज़ें हैं जो एक्ट में आई हैं, और जब इनका चैप्टर आएगा तब तो बताऊंगी मैं इनको, पर फिलहाल के लिए तुमको ये ना लगे कि ये बहुत नए नए कंसेप्ट्स हैं, ठीक है। इसलिए इस पर इतना टाइम स्पेंड किया जा रहा है, बिकॉज आई टोल्ड यू ऑलरेडी, मैं कंसेप्चुअल क्लैरिटी पे तुम्हारे ध्यान दूंगी। नॉट ओनली मैं, KCC में कितने भी आपके टीचर्स हैं, जितने भी, सब लोग कंसेप्चुअल क्लैरिटी ही मेन फोकस रखते हैं। आगे देखो कंपनीज एक्ट 2013। एक चीज़ और, कंसेप्ट्स में तुमको सारे बताऊंगी, कंसेप्ट सारे बताऊंगी तुमको, क्या किस चीज़ का मतलब है, एवरीथिंग। एग्ज़ाम में क्या लिख कर आना है, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है, कुल मिला के एग्ज़ाम के एक दिन पहले क्या रिवाइज करोगे ना, उसको स्टार मार्क कराऊंगी, उसको स्टार मार्क कराऊंगी। समझ में आया? ठीक है, आगे देखो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर अभी तक कुछ भी इंपॉर्टेंट आया वो तो सिर्फ ये था। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए बेसिकली ये आ सकता है कि कितने चैप्टर्स हैं, कितने सेक्शंस हैं, ये आपके मेन काम का है। और ये याद रखना बस कि पहले 1913 था, फिर 1956 आया, और फिर क्या आया 2013 वाला। ये बस कुछ चीज़ें हैं जो ध्यान में रखना। यही दो चीज़ें कुछ इंपॉर्टेंट मैंने तुमको अभी तक बताई एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब देखो कंपनीज के जितने भी काम होते हैं, कंपनी के बनने से लेके कंपनी के बंद होने तक, कंपनी का डे टू डे ऑपरेशन कैसा चल रहा है,
तुमको नहीं लगता इसके लिए एक अथॉरिटी होनी चाहिए जो कंपनी के डे टू डे ऑपरेशंस देखेगी कि आज कंपनी को अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने थे, कंपनी ने बनाए कि नहीं बनाए, ठीक है, ये कौन देखेगा? ये कौन करता है? ये करता है आरओसी, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, हो सकता है आपने अपने पिछले लेवल पे पढ़ा हो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के बारे में। तो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज जो होता है ये एक ऐसी इंस्टीट्यूशन है जो गवर्नमेंट ने बनाई है कि ये जितने भी कंपनी से रिलेटेड चीज़ें हैं, कंपनी का डे टू डे वर्किंग, वो कौन देखेगा? आरओसी देखेगा। कुछ भी नया कर रहे हो आरओसी को जाके पहले निमंत्रण दे आओ, कुछ भी बंद कर रहे हो आरओसी को पहले जाके निमंत्रण दे आओ। निमंत्रण को लॉ में नोटिस बोलेंगे अपन, फिलहाल अंडरस्टैंडिंग के लिए हिंदी लैंग्वेज यूज़ कर रही हूँ, ठीक है। देखो यहाँ पे बहुत सारे, एक तो तुम्हारे इंस्टीट्यूशंस के नाम आएंगे लॉ को पढ़ते टाइम। इंस्टीट्यूशंस बोले तो जैसे आरओसी बताया वैसे कुछ नए नए इंस्टीट्यूशंस आएंगे, जैसे कि देखो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, एमसीए, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। गवर्नमेंट ने अपना अलग से एक मिनिस्ट्री बनाया है, गवर्नमेंट ने अपना अलग से एक इस्टेब्लिशमेंट बनाया है, एक वेबसाइट है, अभी गूगल करके देख लो चाहे तो, mca.com खुल जाएगा, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट का इसमें इन्वॉल्वमेंट है पूरा। सेंट्रल गवर्नमेंट को आपको कुछ भी बताना होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट को कंपनी को कुछ भी बताना होता है तो MCA की वेबसाइट पे डिक्लेयर कर देती है और वहाँ से कंपनीज को समझ में आ जाता है, पता चल जाता है। तो ये MCA का रोल है। रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के बारे में मैंने आपको बता ही दिया, आरओसी है। देन यू हैव ऑफिशियल लिक्विडेटर्स। ऑफिशियल लिक्विडेटर्स होते हैं, कंपनी जब बंद होती है तो कंपनी की सारी एसेट्स बिकती हैं और जितनी भी लाइबिलिटीज़ होती हैं उनको चुका दिया जाता है। एसेट्स बिकती हैं और लाइबिलिटीज़ को चुका दिया जाता है जब कंपनी बंद होती है। ये काम करने के लिए एक आदमी रखा जाता है जिसको बोलते हैं ऑफिशियल लिक्विडेटर। जिसको क्या बोलते हैं? ऑफिशियल लिक्विडेटर। पब्लिक ट्रस्टीज, पब्लिक ट्रस्टी होते हैं फिर तुम्हारे कुछ लोग, ठीक है। कंपनी को अपना पैसा लगाना है, कहीं पे रखना है तो किसी के कॉन्फिडेंस में रखती है, उसको बोलते हैं ट्रस्टी। ट्रस्टी इज समवन जिसको आप कॉन्फिडेंस में रखते हो, उसके भरोसे ही आप कोई काम कर रहे हो, दिस इज योर ट्रस्टी। तो ऐसे पब्लिक ट्रस्टी करके एक एस्टैब्लिशमेंट आएगा तुम्हारे को। देन यू हैव डायरेक्टर ऑफ इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन जब होता है कंपनीज का, कि जब कंपनीज की इन्वेस्टिगेशन होती है उसमें कंपनी का इंस्पेक्शन भी होता है। इंस्पेक्शन मतलब कंपनी के डॉक्यूमेंट्स को देखा जाता है, तो वो डॉक्यूमेंट्स को देखने के लिए एक अलग से डायरेक्टर बनाया गया है। ये भी तुम्हारा इन्वेस्टिगेशन की बॉडीज होती हैं जो गवर्नमेंट ने बनाई हैं, तो इसको बोलते हैं डायरेक्टर ऑफ इंस्पेक्शन। ये जिम्मेदार है कंपनी के इंस्पेक्शन करवाने के पीछे। NCLT, मोस्ट यूज वर्ड NCLT। NCLT क्या होता है? नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। नाम से लग रहा है कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, मतलब कंपनी से किसी को कोई भी दिक्कत है, कोई भी गिला शिकवा है, इनके पास चले जाओ, ठीक है। ये तुम्हारा प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे, यानी इनके पास कंप्लेन करो अगर कंपनी से रिलेटेड तुमको कोई भी प्रॉब्लम हो रही है। दिस इज NCLT। एक होता है तुम्हारा NCLT और एक होता है सीधा एनक्लेट। ये होता है एपिलेट ट्रिब्यूनल। ये होता है एपिलेट ट्रिब्यूनल। कंपनी से कोई दिक्कत है तो जाओ पहले NCLT के पास। NCLT ने तुम्हारी बात नहीं सुनी, NCLT बोलता नहीं, हमको तो तुम्हारी चीज़ें यहाँ पे वाजिब नहीं लग रही, हमको नहीं लग रहा वैलिड तुम्हारा यहाँ पे कंप्लेन करना, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आगे वाले पे जाओ, एनक्लेट के पास जाओ अपील लेके। ये होता है अपील, ठीक है। तो जब पहली बार कंप्लेन करते हो तो जाते हो NCLT के पास, और जब दूसरी बार जाते हो कंप्लेन लेकर, यानी कि इसका पसंद नहीं आया, दूसरे वाले के पास चलो, तो हायर लेवल के पास जा रहे हो, तो ये है हायर लेवल एनक्लेट। इसको बोलते हैं अपील करना। यानी पिछले वाले से आपको प्रॉब्लम हो गई, पिछले वाले का आपको ऑर्डर नहीं पसंद आया, तो अगले वाले के पास चले गए दोबारा वही कंप्लेन लेके, ओके। ठीक है, तो ये कुछ तुम्हारे नए नए कंसेप्ट थे, नए नए ऑर्गेनाइजेशन है जो तुम पढ़ोगे यहाँ पे। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स मैंने तुमको बता ही दिया, ओके। अब आते हैं मेन अपने लेक्चर पे। डेफिनेशन ऑफ कंपनीज, डेफिनेशन एंड फीचर ऑफ कंपनी, डेफिनेशन एंड फीचर ऑफ कंपनी। तो
कंपनी क्या होती है, मैंने ये तुमको बता दिया कंपनी क्या होती है, यही बात इन्होंने यहाँ पे बोली है। कंपनी क्या होती है? कंपनी in terms of Companies Act 2013, company means a company incorporated under the act और under the previous company law। the act मतलब यहाँ पे है 2013 वाला, 2013 या फिर प्रीवियस वाला क्या बनाया था मैंने तुमको, एक तो 1913 वाला या फिर 1956 वाला, ठीक है। तो अंडर दिस एक्ट या प्रीवियस कंपनी लॉ में कहीं भी ये कंपनी रजिस्टर्ड है कंपनीज एक्ट में, तो उसको अपन नाम दे देंगे भाई ये कंपनी है, ये एंटिटी। समझ में आया? ये अपन ने ऑलरेडी पढ़ लिया था इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में। अब देखो, अ कंपनी में बी इनकॉर्पोरेटेड, ओके दिस वाज द लाइन राइट। ओके, कंपनी की डेफिनेशन समझ में आई, ये कंपनी की डेफिनेशन है, दिस वाज योर डेफिनेशन। अगर एग्जाम में पूछे तो ये लिखकर आ जाओगे। ऊपर देखो एक लाइन थी, कंपनी इज एन आर्टिफिशियल लीगल ज्यूरिस्टिक पर्सन सेपरेट फ्रॉम इट्स मेंबर हैविंग परपेचुअल एग्जिस्टेंस। ये जो ऊपर वाली लाइन है ना, इसके एक एक लाइन में जो शब्द छुपा है ना, हर शब्द अपने में एक बहुत बड़ा कंसेप्ट है, हर शब्द अपने में एक बहुत बड़ा कंसेप्ट है। कंपनी क्या है? आर्टिफिशियल है। ये इन डेप्थ पढ़ोगे अभी तुम, जितने भी लाइन यहाँ पे आ रहे हैं ना, ये जितने भी वर्ड्स यहाँ पे आ रहे हैं, इनको इन डेप्थ अभी पढ़ोगे धीरे धीरे नीचे तुम, ठीक है। नीचे जो तुम्हारे कंसेप्ट्स आएंगे उसमें पढ़ोगे, लेकिन फिर भी एक बार इंट्रोडक्शन दे देती हूँ क्योंकि लाइन आई है। आर्टिफिशियल मतलब एक नेचुरल पर्सन नहीं है, नॉट अ नेचुरल पर्सन, ठीक है। इंसान है क्या? नहीं है। नॉट अ ह्यूमन, नॉट अ नेचुरल पर्सन, तो क्या है? आर्टिफिशियल पर्सन। लीगल मतलब लॉ ही कंपनी को बनाता है, लॉ ही कंपनी को खत्म करता है। सबसे परफेक्ट चीज़ है लीगल के मैटर में। ये जो लीगल वाला कंसेप्ट आया है, इसका मतलब क्या है? ये लीगल पर्सन है, लॉ ही कंपनी को बनाता है और लॉ ही कंपनी को खत्म करता है। उसके अलावा कंपनी पे किसी का जोर नहीं चलता। ये बहुत बड़े कंसेप्ट है जो तुम नीचे वाले टॉपिक्स में पढ़ोगे। स्टिल ये याद रखना, लीगल का मतलब है कंपनी लॉ से ही इनकॉर्पोरेट होती है और लॉ से ही खत्म होती है, ठीक है। वैसे ही तुम्हारा लीगल का कंसेप्ट है, क्योंकि जब भी तुमको कंपनी बनानी है तो किसके पास जाओगे रजिस्टर करवाने? कंपनीज एक्ट के पास, आरओसी के पास जाओगे, बोलोगे कि आरओसी कंपनीज एक्ट में रजिस्टर करो हमारी कंपनी। तो लॉ ही तो लेकर आया ना, कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड हो मतलब लॉ में रजिस्टर्ड हो, तो लॉ ही लेकर आया तुमको। लॉ ने ही उसको बर्थ सर्टिफिकेट दिया, तो उसका जो डेथ सर्टिफिकेट होगा कंपनी का, वो कौन देगा? वो भी तुमको लॉ ही देगा, ठीक है। ज्यूरिस्टिक पर्सन है, लीगल एंड ज्यूरिस्टिक पर्सन हैव द सेम मीनिंग। एक सेपरेट इंस्टीट्यूशन है, ज्यूरिस्टिक पर्सन है, एक अलग से एंटिटी है, लॉ से बनती है, लॉ से खत्म हो जाती है। तो लीगल और ज्यूरिस्टिक पर्सन इज द सेम कंसेप्ट। सेपरेट फ्रॉम इट्स मेंबर्स, अपने मेंबर से अलग है भाई, मेंबर से अलग है। एक लाइन कही जाती है, मेंबर्स में कम मेंबर्स में को बट द कंपनी गोज फॉर एवर। क्या बोला मैंने? मेंबर्स में कम मेंबर्स में गो बट द कंपनी गोज ऑन फॉर एवर, ठीक है। कोई आए कंपनी में, कोई जाए कंपनी से, कंपनी को फर्क नहीं पड़ता। कंपनी को तो लॉ ही बनाता है, लॉ ही खत्म करता है। तो कौन कंपनी में आ रहा है, कौन कंपनी से जा रहा है, कंपनी को क्या मतलब? दिस इज योर सेपरेट फ्रॉम इट्स मेंबर्स, ठीक है। इन पे हम अच्छा खासा टाइम देंगे, मेरे नेक्स्ट जो लेक्चर होगा इन पे मैं अच्छा खासा टाइम दूंगी, क्योंकि अगले टॉपिक जो है इस चैप्टर में वो वही है, तो अच्छा खासा डिस्कशन होगा उस पर, ठीक है। फिलहाल इंट्रोडक्शन है। परपेचुअल एग्जिस्टेंस मतलब चलती ही जाएगी जब तक कंपनी एक्ट उसको रोक ना लगाए, ठीक है। जैसे तुम्हारा न्यूटन का लॉ था ना, न्यूटन का लॉ कि किसी भी चीज़ को अगर तुम एक्शन करते हो तो वो चलता जाएगा, अगर उस पर कोई फोर्स लगाते हो, उसको एक्ट करते हो उसके ऊपर, तो चलता जाएगा, अनलेस आप दोबारा कोई एक्ट करो और उसको रोको, ठीक है। तो फोर्स से ही वो एग्जिस्टेंस में आएगा, चलेगा, मूवमेंट में आएगा, और फोर्स जब तक नहीं लगाओगे वो चलता जाएगा, मोमेंटम गेन करता जाएगा, ठीक है। ये साइंस का एक तुम्हारा पढ़ा होगा क्योंकि तुमने, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे लिंक किया। तो वैसे ही कंपनी भी होती है, जब तक लॉ रोक नहीं लगाएगा कंपनी पे तब तक कंपनी चलती जाएगी, ठीक है। तो कंपनी लॉ से ही एग्जिस्टेंस में आती है और लॉ में ही खत्म हो जाती है। जैसे तुम्हारी सीता मैया का केस था, ठीक है, ज़मीन से आई थी और ज़मीन में ही चली गई, ठीक है। तो लास्ट सीन सबने रामायण का देखा होगा ऑब्वियसली, तो बस वहाँ से इसको लिंक करो, ठीक है। परपेचुअल एग्जिस्टेंस है,
कि जहाँ से जन्मी है वहीं जाके ख़त्म होनी है। और कौन है वो, उसका जन्मदाता कौन है, लॉ है, ठीक है। लॉ, कंपनीज एक्ट चाहे ये वाला चाहे प्रीवियस वाला, ठीक है, कहीं भी रजिस्टर्ड होगी वो उसका गवर्निंग लॉ है। ऑल राइट, हियर एंड्स अवर लेक्चर। फर्स्ट लेक्चर हमारा जो है CMA फाइनल के लॉ का, वो मैंने अभी यहाँ पे ख़त्म किया है। अब बाकी की जो कंसेप्ट्स हैं वो अपन नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। आज के लिए काफ़ी है। एक चीज़ और, जितना तुमको पढ़ाया जाता है प्लीज़ घर पे जाके उसको रिवाइज़ किया करो, ठीक है, क्योंकि टीचर तुमको यहाँ पे सब समझा दे, कितना भी अच्छा समझा दे, तुमको एक दिन याद रहेगा, 2 दिन याद रहेगा, आगे का क्या। तो आगे तो अपने आप को सेव करोगे ना, तो आगे के लिए तुमको क्या करना है, प्रिपेयर करना है अपने आप को, तुमको आगे रिवाइज करते जाना है। वैसे तो मैं ऐसा करती हूँ कि जब भी मैं तुमको अगली क्लास में जाती हूँ, पिछली क्लास का मैं थोड़ा बहुत रिवाइज करवाते हुए चलती हूँ। इससे क्या होता है, जो बच्चे होते हैं कुछ जिनको टाइम नहीं मिल पाया, जो भी एक्सक्यूज़ होता है बच्चों का, तो उससे उनका प्रिपरेशन भी हो जाता है। तो नेक्स्ट क्लास में अपन जो जाते हैं ना, प्रीवियस क्लास का हल्का फुल्का मैं आपको रिवाइज करवाते हुए चलती हूँ, ताकि ये ना लगे कि आज तो नई क्लास है, कल क्या हुआ था कुछ याद ही नहीं है, ठीक है। ऑल राइट, थैंक यू सो मच, पढ़ कर आना।